दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे आप सभी जानते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है और लगातार चुनावी चर्चाएं दिल्ली चुनाव के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं इकट्ठी हो रही हैं, केंद्रित हो रही हैं। तो ऐसे में दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम किधर जाएंगे, उनके में क्या परिणाम निकल आएगा चुनाव के पश्चात, उन सबकी तरफ सबकी उत्सुकता भी है और लगातार चर्चाएं भी इसी को लेकर हैं। और साथ ही बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मध्य ये मुकाबला माना जा रहा है। और जिस तरह से कांग्रेस ने बहुत ही मजबूती से दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उसने दिल्ली विधानसभा चुनाव में और गर्मी पैदा कर दी है। और आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को लेकर चिंतित है कि कांग्रेस अगर मजबूती से चुनाव लड़ती है तो उनकी जो संभावनाएं हैं वह काफ़ी कमज़ोर होंगी और कहीं मुकाबला ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस मुख्य प्लेयर के रूप में भी वहाँ पर अपनी कुछ जड़ें जमा ले। तो तमाम तरह की राजनीतिक सरगर्मियां इन बातों को लेकर हैं और बहुत सारी चर्चाएं भी लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर इसलिए हो रही हैं। और साथ ही इंडिया गठबंधन सहयोगी थे, अखिलेश यादव हों, चाहे उद्धव ठाकरे गुट हो शिवसेना का, ममता बनर्जी, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पक्ष में उनके बयान आए। और आम आदमी पार्टी लगातार इस कोशिश में है कि कांग्रेस किसी तरह से जो कहा जा रहा है कि मजबूती से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस उतनी मजबूती से चुनाव ना लड़े। आखिर क्यों ना लड़े, ये प्रश्न भी है। और क्यों लड़े, ये प्रश्न भी बड़े महत्वपूर्ण है राजनीतिक गलियारों में। और जैसा आप सभी जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासतौर से बीजेपी के लिए भी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के जो अगर 2014 से बात करें तो वह दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत पाए हैं, तो उनके मन में भी टीस है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में वह अपनी कैसे जीत दर्ज करें। तो तमाम तरह की राजनीतिक कवायद दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही हैं। आज हमारी भी चर्चा इसी बात को लेकर है कि आखिरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव की राजनीतिक दिशा क्या होगी और क्या उसका अनुमान है। इस पर चर्चा करने वाले देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आज इस चर्चा में शामिल है, उनका परिचय मैं आपसे से करा देता हूँ। मतलब मुकुल त्रिपाठी जुड़े हैं लखनऊ से, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो मुकुल जी, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव है वह लगातार जोर पकड़ रहे हैं और तमाम जो राजनीतिक कवायद है वो भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रित होती जा रही है। ऐसे में सवाल जैसे इंडिया गठबंधन को लेकर इस समय बड़ा उठ रहा है कि जो उनके अलायंस पार्टनर हैं कांग्रेस के, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो या ममता बनर्जी हो और शिवसेना उद्धव ठाकरे के आदित्य ठाकरे, जो उनका बयान अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आया। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि वे कांग्रेस पर तो दबाव बना रहे हैं कि वे अरविंद केजरीवाल के सामने या तो सहयोगी करें या मजबूती से चुनाव न लड़ें, लेकिन बात ये आती है कि जब अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं, आम आदमी पार्टी लड़ती है कांग्रेस के खिलाफ जाकर, उसमें उन्हें ये दिक्कत महसूस नहीं होती। हरियाणा में राहुल गांधी ने कोशिश की कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो जाए कांग्रेस का, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वहां पे 90 की 90 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे। साथ ही चाहे ममता बनर्जी की बात करें, गोवा की बात करें, असम की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, विभिन्न राज्यों में ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवार उतारे, कांग्रेस का वहां पर राजनीतिक नुकसान किया। तो वैसे में केवल कांग्रेस से ही क्यों त्याग की वह आशा करते हैं, त्याग की क्यों उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस ही त्याग करे या कांग्रेस सेक्रीफाइस कांग्रेस ही करे? इनका कोई ड्यूटी नहीं है, इनका कोई दायित्व नहीं है, क्या लगता है आपको? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रशांत जी, देखिए, चुनाव में आपकी अहमियत तभी होती है जब आप सीट लाते हैं। जब आप राज्य स्तरीय बात करें तो केंद्र एक अलग चीज है, विषय। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो सब लोग एक छत के नीचे आ गए थे। आज ये एक नॉर्मल की चीज है, जो कोई भी हमारा दर्शक जो सुन रहा होगा इसको, वो खुद जानता है कि अगर समाजवादी पार्टी हो, चाहे आप हो, चाहे आप महाराष्ट्र की राजनीति करिए, शरद पवार हो, चाहे कोई हो, ममता बनर्जी इनफैक्ट खुद भी हो, अगर वो अपने स्टेट में ही कमजोर रहेंगी तो उनको क्या अहमियत मिलेगी राष्ट्रीय स्तर पर? वो किस अधिकार से दबाव बना सकेंगे, किस तरह से सीट ला सकेंगे? चूंकि बीजेपी वही चाह रही है जो हरियाणा में हुआ था। बीजेपी पहले दिन से नहीं चाह रही थी कि कोई ऐसा अलायंस यहां पे भी हो जाए जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक साथ एक छत के नीचे चुनाव लड़े। और इंडिया गठबंधन मेन कहिए, देखिए, कितना ठाकरे वोट दिला पाएंगे, कितना ममता बनर्जी वोट दिला पाएंगे, कितना अखिलेश यादव वोट दिला पाएंगे, ये सर्व तो हर आदमी जानता है कि उनकी क्या वहां पे हैसियत है। बसपा एक थी जिसने कुछ सीटें जीती थी, एक दो सीटें उनकी रहती थी, लेकिन वो पैसे के दम पे जो उनके कैंडिडेट रहते थे वो बहुत करोड़, मतलब ओवर बिलियन एयर की बात आप करिए कि वो करोड़पतियों में शुमार होता था। वो अंधाधुंध पैसा खर्च करने की हैसियत रखते थे। आज स्थिति परिस्थिति बिल्कुल दूर है, अलग है। इसलिए कि देखिए, लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, सबको अपना अपना एक पता है कि हमारे पास कितनी सीटें हैं। बट ऑफ अपर हैंड पे अखिलेश यादव है, अपर हैंड पे ममता बनर्जी है। बीजेपी को उन्होंने तगड़ा झटका दिया।
हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए ये लोग आ भी जाते हैं तो उससे फायदा क्या होगा। वही कांग्रेस की आप बात करिए, तो कांग्रेस अगर कुछ नहीं कर पाती है, हम एक लास्ट देखते हैं कि मान लीजिए कांग्रेस का एक विधायक नहीं आता, लेकिन हम अब बैठ के फिर वही चर्चा करेंगे जो हम आपके पहले भी एक डिस्कशन में हरियाणा चुनाव के टाइम पे किए थे, कि फिर वही होगा कि आप ले बीतेगी। मैं हरियाणा चुनाव की बात कर रहा हूं, वही हाल कहीं आम आदमी पार्टी का इस दिल्ली चुनाव में ना हो जाए। अगर 2000, देखिए मार्जिन बहुत कम रहेगा, जिस हिसाब से केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि 12,000 वोटर बढ़ा दिए, 5,000 वोटर काट दिए, तो इस तरह की चीजों को अगर आप आंकड़ों में डालिए और वोटिंग में डालिए, तो जो अगर आप 2020 का जो चुनाव हुआ था, उस 20 के चुनाव को अगर आप इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाके विधानसभा वार देखेंगे और प्रत्याशी वार देखेंगे, तो विश्वास मानिए 3 सीटें ऐसी थी मात्र जो 2000 के अंतर पे जीती गई थी। जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी किसी ने भी जीती थी, उसका अंतर मात्र किसी का 700 था, एक का 1200 था, बाकी 1500 2000 के अंतर पे जीती। ये सबसे कम मार्जिन की थी, और तब कांग्रेस इतना ज्यादा प्रभावी भी नहीं थी। कांग्रेस का तब बिल्कुल ये भी नहीं था कि आपने राहुल गांधी की पदयात्रा हुई हो, उसकी इमेज सुधरी हो, लोकसभा 19 का रिजल्ट सब जानते थे, उसी के बाद ये हुआ था। तो तब की छवि और आज की छवि में अंतर है। अंतर इस बात का है, ठीक है, जो आज सोशल मीडिया से लेके आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी देखिए, एक चर्चा ये चल रही कांग्रेस का अपना जनाधार क्या है। तो जो 10 साल पहले फुल फ्लेश कांग्रेस रही हो, 10 साल पहले फुल फ्लेश कांग्रेस रही हो, उसका कितना परसेंट वोट डाउन हुआ होगा? आंकड़े तो कहते हैं 8-9% है, लेकिन उसके बाद जो चीजें डेवलपमेंट हुई है, उन डेवलपमेंट को भी तो इसमें एड ऑन किया जाएगा। लोकसभा में अगर 18% वोट कांग्रेस पाती है, तो वो दिल्ली चुनाव का ही तो है, वो कहीं बाहर का तो है नहीं। वो ऐसे कौन से वोटर थे जिन्होंने लोकसभा में भी बीजेपी के खिलाफ जाके कांग्रेस को वोट दिया? तो अगर ये चीजें थी, ठीक है, उसमें आम आदमी पार्टी का भी वोट होगा भाई। जब अगर आप एक छत के नीचे, एक बैनर के नीचे लड़ रहे चुनाव, तो जाहिर बात है कि आपको लोकसभा में एक आंधी थी, एक जिसे कहते हैं 19 वाली आंधी को बीजेपी नहीं संभाल पाई, 2024 में जाके टाटा फिक्स हो। वही हाल अब स्टेट में आ गया है कि बीजेपी के पास करो या मरो वाली स्थिति है। इसीलिए चाहे वो प्रवेश वर्मा का हो मामला, चाहे वो विदुड़ी का मामला हो, और चाहे वो नूपुर शर्मा का मामला हो। आज सुनने में आ रहा है नूपुर शर्मा को हो सकता है मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट कर दिया जाए, हालांकि बीजेपी करेगी नहीं। इसलिए नहीं करेगी कि वो मोदी के नाम पे, मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा उनके पास कोई एक लीडर, लोकल लीडर नहीं। आपके पास समय था 10 साल में, आप एक लीडर को तो ऐसा प्रमोट कर सकते थे जिसको आप मुख्यमंत्री, जिसकी छवि आप अच्छी करते, जिसके आप काम कराते। उस विधानसभा में आप, इनके 8 विधायक जीते थे, उन्हीं 8 में से एक को आप चूज करते और उसके विधानसभा में भले सेंट्रल गवर्नमेंट से आप काम कराते, लेकिन विधानसभा चमका तो सकते थे कि एक आपका नजीर होती कि लोग जाते रहे भाई फलाने विधानसभा में जाओ, बढ़िया एकदम काम हो रखा है। ये भी काम नहीं किया गया, क्योंकि जो बीजेपी की इंटरनल राजनीति, वहां भी कई चेहरे हैं। जो हाल कांग्रेस का हरियाणा में था, आप में ऐसा नहीं है। आप में वन मैन शो है, वो केजरीवाल। इस चीज को दर्शकों को समझना पड़ेगा, उनके अलावा कोई नहीं है। आतिशी बनी है, आरोप ये भी लग रहा है कि आतिशी हटा दी जाएंगी, टेम्परेरी है, कई तरह के आरोप लग रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता आखिर चाहती क्या है? सबसे बड़ी बात, आम आदमी पार्टी के कई लीडर, विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक जेल हुआ है। एक परसेप्शन बन गया कि मैं कहता हूं कुछ आज से 3 साल बाद जाके केजरीवाल को क्लीन चिट मिल जाए। लेकिन इन 3 सालों में कितना बड़ा नुकसान हो चुका होगा, कितने लोग पार्टी छोड़ के जो ईमानदारी का एक वो लेके आए थे, दम भरते हुए आए थे कि हम ईमानदार हैं, हमसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं। लेकिन आज तो ये आरोप भी लग रहे हैं, कांग्रेस खुद कह रही है कि उस टाइम पे तो कांग्रेस ही इनका मेन टारगेट पे थी। कांग्रेस के लोगों का नाम ले लेके अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति शुरू करी। केजरीवाल ने पानी पी पी के नेताओं को गरियाया और खुले मंच से गरियाया, ऐसी बातें बोली जिसका आज की डेट में वो कांग्रेसी याद कर रहे, भले उनके साथ सरकार बना दी थी। ये तो देखिए पॉलिटिकल एक प्लान है। लेकिन मुझे लगता है कि
नुकसान ये खुद भी जानते हैं केजरीवाल की होने वाला है। पहले इनको जो 67 सीटें मिली थी वहां से घट के अब 62 पे आ गए। 62 से इनको कितना नुकसान होगा ये तो रिजल्ट बताएगा। हम आप प्रिडिक्शन तो आज की डेट में करना बेकार ही है, आपका नाम ही खराब हो जाएगा। सही होने के चांसेस बमुश्किल 5% रहते हैं, गलत होने के 95% रहते हैं। तो ऐसे में हम लोग कोई पंडित और वो उस टाइप का राजनीतिक हम लोग वो नहीं कर सकते कि हम प्रेडिक्ट कर लें कि कितना पड़ेगा। तो राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चीज ये रहेगी कि समय खत्म हो रहा है। मुश्किल से बताइए 2-3 हफ्ते बचे हैं, 2-2.5 हफ्ते बचे हैं बस। आज हम 3 हफ्ते आप मान के चलिए, 3 हफ्ते बचे हैं। 5 तारीख को सब कुछ हो जाएगा, 2 दिन पहले सब खत्म भी हो जाएगा, आप चुनाव प्रचार भी नहीं कर सकते। ऐसे में कांग्रेस ने जो पदयात्रा निकाली थी वो कहीं मीडिया में नहीं आई। क्षेत्रीय स्तर पे उन्होंने बाहर से भी लाए, वो अपने जहां जहां उनकी सरकारें हैं वहां के लोगों का सबका उन्होंने प्रयोग किया है। इसका असर क्या, वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ा और 18 पे ही लोकसभा, और हालांकि विधानसभा हम लोग मानते हैं कि अलग अलग होती है, लेकिन अगर गिरी गिरी हालत में 8 से बढ़ के 13, 14, 15% पे आती है कांग्रेस और उसके बाद कुछ गेन करती है, तो अगर आप ये राहुल गांधी की छवि और पुराने वोट इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं, अगर ये कहीं 20 से 30-25%, 30% जाता है तो विश्वास मानिए आम आदमी पार्टी को बहुत बुरा झटका लगेगा। और तब वही चीजें सामने आएंगी जो हम लोग हरियाणा के लिए बोलते थे कि अगर दोनों साथ लड़ गए होते तो 2 दर्जन सीटों पे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने कांग्रेस को हराया था, आज वहां कांग्रेस की सरकार होती। तो इंडिया गठबंधन में आप ठीक है, आप सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के लिए भी एक बात है, आपको बड़ा दिल दिखाते हुए आम आदमी पार्टी को एंटरटेन करना चाहिए था। अगर आप एक बड़े भाई की तरह से बैठे हैं, आप हेड ऑफ द आप अगर बैठे हैं कि आप इंडिया गठबंधन की कमान संभाले हैं, एक परिवार का जो मुखिया होता है, राहुल गांधी की हैसियत वही थी, और अगर वहां सबको देते तो क्या ये रिजल्ट आता, वहां सरकार बन गई होती कांग्रेस की। अगर सब कुछ ठीक होता तो आप सबको शामिल करते, लेकिन आपने तब शामिल नहीं किया, आम आदमी पार्टी बिफर गई, आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, मामला टाटा फिस हो गया, ना तेरा ना मेरा, काम खत्म, तीसरा ले गया। 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्ली ले गई रोटी। लेकिन मुकुल जी, हरियाणा में तो कांग्रेस तैयार थी, लेकिन जितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी मांग रही तो व्यवहारिक रूप से उतना क्योंकि संभव नहीं था कांग्रेस पार्टी के लिए उन्हें इतनी सीट देना। अगर हम बात करें तो बात ये आती है कांग्रेस की यही दायित्व का सारा त्याग करना, सेक्रीफाइस करना। अगर अलायंस पार्टनर के साथ चलना है, गुजरात में हमने देखा आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ी, कांग्रेस को नुकसान होता है। गोवा हो चाहे त्रिपुरा हो, असम हो, ममता बनर्जी जाके चुनाव लड़ लेती है वहाँ पे जाके, जबकि कोई ज़्यादा बड़ा स्टेक नहीं है उनका ममता बनर्जी का वहाँ पर। उसके पश्चात भी वह चुनाव लड़ती हैं। तो मैं बात वही कह रहा हूँ कि क्या कांग्रेस का ही दायित्व है, बड़ी पार्टी होने के नाते त्याग कांग्रेस ही करेगी, इन लोगों को दायित्व भी नहीं है जो अलायंस पार्टनर है इंडिया गठबंधन के। हम लोग क्या है, देखिए कहावत है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को तात। अगर वो मांग रही थी तो इनको बैठा के, अगर वो 10 सीटें मांग रही थी उस वक्त यही बात हो रही थी कि 10 सीटों पे लड़ेंगे, तो उनका एक जनाधार, उनका एक सर्वे सबको मिल बैठ के कम से कम 3 महीने पहले करा लेना चाहिए था। जिस तरह से बीजेपी 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है, क्या आप लोग नहीं रह सकते? ये देखिए अपने कर्मों की सजा होती है, अपने कर्मों का फल होता है। और वो इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। ये पूरा अगर सबकी अपनी महत्वाकांक्षा इसलिए कि जब आप अपनी सीट ही नहीं बचा पाएंगे तो आपको तवज्जो क्या मिलेगी। प्रशांत जी आज एक चैनल चला रहे हैं, कल की डेट में एबीपी न्यूज में बैठ जाए या हम अगर निकल के आज तक में बैठ जाए तो वैल्यू बढ़ जाती है। आज हमको सुनने वाले लोग हैं, सुनते हैं, डिफरेंट चैनलों पे हम लोग आते हैं, हजारों लाखों लोगों में बात हम लोग की भी पहुंचती है, लेकिन वहां पे जाने के बाद आपकी बात सुनी जाती है। तो आपका क्या हुआ, आपके पास पावर है, आपके पास पद है, तब आपकी हैसियत दूसरी है। स्थिति यह है कि ये लोग अगर अपने स्टेट में ही कमजोर हो जाएंगे तो इंडिया गठबंधन में आपको पूछेगा कौन? हो सकता है कोई कुर्सी देने वाला ना मिले, ये भी संभव है। अगर सुपड़ा साफ हो जाता है, आम आदमी पार्टी का 2 विधायक बचते हैं, मान लीजिए खुदा ना खास्ता, तो खाली पंजाब की सरकार बचेगी, फिर बचेगा क्या आम आदमी पार्टी पास? तब कौन सी आप राजनीति करेंगे? सुपड़ा साफ कर दे मान लीजिए बीजेपी या कांग्रेस, आपस में लड़ जाए, इनका तीसरा मोर्चा ही खत्म हो जाए। तीसरा आम आदमी पार्टी जो भी लड़ाइयां हो, अभी तो कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी बीजेपी में लड़ाई है, खुदा ना खास्ता लड़ाई 1 to 1 हो जाए बीजेपी कांग्रेस में। लोग उकता गए, लोगों ने समझ लिया कि ये खाली फर्जीवाल है, जिस तरह के इनके ऊपर शराब घोटाला, ये मान ली पब्लिक का मूड खत्म हो जाता है, कहते हैं नहीं अब जो भी आएगा 2500 रुपए में हम देंगे, उधर बीजेपी कहेगी कि हम डबल इंजन की सरकार चलाएंगे, और ये फाइट चेंज हो जाती है। तो केजरीवाल की फिर क्या हैसियत रह जाएगी?
केजरीवाल बैठ के दिल्ली में फिर वही क्या धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। तो ये सारा जो एक लड़ाई होती है, ये लड़ाई सिर्फ आपको अपनी क्या कहते हैं वजूद बचाने की लड़ाई है कि आप अगर अपने स्टेट में नहीं कर पाएंगे तो फिर करेंगे क्या? तो आपको फिर इसीलिए आम आदमी पार्टी, जो कि कोई भी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आपने कहा कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। बड़ा दिल तो अखिलेश ने भी दिखाया था। कांग्रेस की क्या जमीन थी यूपी में जो इन्होंने 18 सीटें दे दी थी? अगर ये 10 सीटें कांग्रेस को देते और 8 पे अपने लड़ा देते, शायद 2-3 सांसद बढ़ जाते। इन्होंने अपने आदमी देके कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे लड़वा दिया, जिसके इलाहाबाद था। कांग्रेस के पास आदमी तो भाई आपको दे दिया या किसी को दे दिया, जो कांग्रेस से जरा सा भी जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है तो लड़ ही जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? बात यह होगा कि आपकी जीतने की संभावना कितनी रहेगी? आपके पास क्या चलने के लिए आदमी रहेगा? तो जब चलने के लिए आदमी ही नहीं रहेगा तब आप क्या करेंगे? तो अखिलेश ने बड़ा दिल दिखाते हुए वो सेक्रीफाइस किया कि नहीं किया? 18 से आप 6 जीते, आपका 30% सक्सेस रेट रहा। वही आप अखिलेश का देखिए रेट, तो दोनों के देखिए स्ट्राइक रेट कितना हुआ, ये चीजें देखने लायक है। तो वो चीजों पे जब बड़ा दिल अखिलेश दिखा सकते थे, जब बड़ा दिल अखिलेश दिला सकते थे, तो आप क्यों नहीं कर सकते थे? आपको हरियाणा में करना है। अगर आप एक नजीर पेश करते तो आज आपकी स्थिति ये ना रहती। हालांकि लोग ये कह रहे हैं, जितने भी बड़े जानकार हैं, हम लोग की जो समझ में आ रहा है कि इससे कांग्रेस को ये तो पता चलेगा कि हमारी हैसियत क्या है दिल्ली में आज की डेट में। शीला दीक्षित के कामों को, ठीक है, वहां गेम्स हुए थे, गेम्स होने के बाद उस पर आरोप लगे और सरकार उसी से गई थी। साथ में बीजेपी का जो प्रोपोगंडा था, आप और उधर आपका वहां आंदोलन, अन्ना आंदोलन की वजह से पूरा इन्होंने घेर लिया। घेरने के बाद काम खत्म, काम लग गया पूरा कांग्रेस का। फिर तो कुल मिला के आप इस चीज को अगर थोड़ा सा अगर उसमें जाइए तो पूरा खेल परसेप्शन का है। परसेप्शन बीजेपी अलग बना रही है। कांग्रेस देखिए हमलावर नहीं है कांग्रेस। अभी देखिए 1 to 1 एक दूसरे पे आरोप कौन लगा रहा है? आम आदमी पार्टी और बीजेपी। कांग्रेस साइलेंट है। कांग्रेस का आज या कल में एक प्लान आने वाला है कि कौन नेता कहां। भाई तीनों लोग आएंगे, प्रियंका हो गए, राहुल हो गए और खड़गे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। भाई आपके दलित समाज से आते हैं, तो जाहिर बात है उनके लिए भी एक कहीं ना कहीं है कि कांग्रेस ने बनाया है। मोदी जी तो पहले कहते थे कि किसी को दूसरे को बना के देखिए, लेकिन बना दिया उन्होंने। अब बनाने के बाद कांग्रेस कितना गेन करती है उससे ये भी पता चलेगा कि राहुल गांधी का जो चाहे वो नाई के यहाँ जाना हो, चाहे वो जनरल स्टोर पे जाना हो, इस तरह के जो आम आदमी से जो मिल रहा है राहुल गांधी, और जो उसकी छवि कितनी बदली है, उसको पब्लिक रिस्पॉन्स क्या देती है। मेरा अपना आकलन यह है कि अगर जरा से 19-20 हुआ, देखिए चुनाव में कोई नहीं कह सकता, क्लीन स्वीप बीजेपी भी कर सकती है, आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी, ये मैं लिख के दे दूं आज की डेट में। वो स्थिति में नहीं है। बीजेपी के साथ क्लीन स्वीप की कब स्थिति बनती है? जब एकदम केजरीवाल को किनारे कर दिया जाए। लेकिन एक फैक्टर केजरीवाल के साथ इसलिए सामने आता है कि पिछले चुनाव में जो हम लोग को सीख मिली है, जहां जहां सरकारें रही हैं, जहां जहां महिलाओं को पैसा बांटा गया है सरकार ने, भले वो 3 महीने बाद चुनाव हुआ हो और सरकार ने पहले पैसा बांटना शुरू कर दिया हो, वो आप लाडली बहना योजना लीजिए, आप महाराष्ट्र की योजना लीजिए, यहां पैसा बट रहा था। तो कोई महिला नहीं चाहेगी कि हमारा जो पैसा बट रहा है वो पैसे पे कहीं ब्रेक लगे, खुदा ना खास्ता कहीं इन लोग की सरकार आ जाए, एनडीए वालों की, और इस स्कीम को ही बंद कर दे। वही आप झारखंड लीजिए, झारखंड में वो भी, वहां पे भी यही चल रहा था, पैसा बट रहा था, तो वहां भी कोई गेम नहीं खेलना चाहता था। देखिए दोनों सरकारों में अलग अलग हुआ। मध्य प्रदेश में भी लोग योजना थी, शिवराज सिंह चौहान बहन 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 करते करते चुनाव जिता के ले गए, ठीक है, बीजेपी ने उनको सेंट्रल में लेके अलग चीफ मिनिस्टर लगा दिया। लेकिन आज की डेट में आम आदमी पार्टी के साथ वो स्थिति है कि 1,000 रुपए दे ही रहे हैं, 2,100 रुपए का वादा कर दिए हैं, तो उसमें उनको सीट मिल सकती है। लेकिन अब वो स्तर नहीं रहेगा जो स्तर 62 पे आके टिका था। वो घड़ी कहीं ना कहीं मुझे लगता है 35 से 40 के बीच में आनी चाहिए, और उसमें
अगर 35 से 40 के बीच में मांग आती है तो आज मैं बोल दे रहा हूं ऑपरेशन लोटस चलेगा, 8 इधर आ जाएंगे साहब और इकट्ठे फिर वो दुकान खुल जाएगी और मजबूती से मजा लिया जाएगा सब लोग। हम आप बैठ के ये डिस्कशन कर रहे होंगे। ये सारे आंकड़ों का गेम है। और हाँ, और विश्वास मानिए, आप पार्टी जान चुकी है कि उसकी जमीन सरक गई है, तभी वो पंडित को, मौलाना को, सबको बुला बुला के पैसा बांट रहे हैं। गड़बड़ इनके साथ ये हुई है कि इन्होंने जो जो वादे किए वो वादों से वो पब्लिक जान रही है कि वादे पूरे नहीं हुए। नहीं बिल्कुल ठीक करा अच्छा है, ठीक है, स्कूल का काम, नहीं बिल्कुल सही कहा आपने कि स्कूल का काम किया। 10 साल का शासन इनका बड़ा लंबा शासन है और कहीं ना कहीं लोगों में एक उदासीनता पैदा होती है सरकार के प्रति। हालांकि जैसे लाडली बहन योजना की तर्ज पर दिल्ली में भी उन्होंने महिलाओं को जो राशि देने की जो अपनी योजनाएं दी हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव में इस बार हम देख रहे हैं कि अलग अलग विधानसभा में असर दिखा रही हैं। लेकिन साथ ही इस बार अगर देखें बीजेपी और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की भी जो कंट्रोवर्सी पैदा है उसमें उनकी इमेज को धक्का जरूर लगा है। चाहे लिकर स्कैम के अंदर उनका जेल जाना हो या उनके जो बड़े नेता थे, 4 तो मतलब मुख्य रूप से माने अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, चारों जेल। यही तो आपके चेहरे हैं प्रशांत जी, यही तो आपके चेहरे हैं। आप है क्या फिर? ये चेहरे हट जाए, आज जेल में होते तो क्या होता? अगर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत ना दी होती तो आज की डेट में आम आदमी पार्टी की हैसियत थी कि आज ये लड़ा जाए पूरा चुनाव? कोई नहीं कर सकता था, तब बीजेपी तो चाह ही रही थी। जी ऐसे करें कि चारों जो बड़े नेता थे वो डिफेम करने की कोशिश जो थी, जो पूरी प्रक्रिया थी, कहीं ना कहीं उनकी इमेज को तो नुकसान हुआ है। लेकिन साथ ही अगर बीजेपी की भी बात करें, बीजेपी भी इस बार उनके लिए भी आसान नहीं है पूरी राह, क्योंकि रमेश बिधोड़ी ने उनके लिए सेल्फ गोल कर दिया है जो उनके लिए बहुत मुश्किल बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में हो गई है। क्योंकि जिस तरह से रमेश बिधोड़ी के बयान के बाद जो देखा जा रहा है बीजेपी बड़ी परेशान हो गई है राजनीतिक रूप से उनके बयान के बाद। और जब प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल के निवास को लेकर टिप्पणी की उसके पश्चात आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर, जिस तरह से उनके रहने सहने की जीवन शैली को प्रचारित किया, कितनी महंगी जीवन शैली है प्रधानमंत्री की, उनके राजमहल को हम देखने जा रहे हैं। तो ये जो लगातार लड़ाई हो रही है व्यक्तिगत रूप से, उसने दोनों पार्टियों की कहीं ना कहीं छवि को तो नुकसान पहुंचाया है। ये क्या लगता है? देखिए, राजमहल, शीश महल, ये सारे ऐसे आरोप हैं जिसका एक लाइन का जवाब था, पता नहीं कैसे ये पार्टियां चलती है, भगवान जाने, बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। देखिए, होता यह है कि प्रधानमंत्री ने वो खरीद लिया, जहाज खरीद लिया 8,000 करोड़ का, केजरीवाल ने 32 करोड़ रुपए लगा दिए, तो ये मामला उसी जगह आके थम जाता जब अगर कहा जाता कि ये मोदी का नहीं, ये देश के प्रधानमंत्री का विमान है, ये शीश महल केजरीवाल का नहीं, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का है। इसमें 32 नहीं 42-50 करोड़ रुपए और लग जाता तो उसमें जो भी रहेगा वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। बात वहीं खत्म हो जाती, कोई आगे बढ़ता ही ना। लेकिन यह है राजनीति, यहाँ पे तो इतना लोगों को क्या कहते हैं बता दिया जाता है कि इसको मुद्दा बनाओ और लगातार इसको चलाते रहो। तो जब तक ये चलेगा तब तक इनके लोगों के बीच में परसेप्शन आएगा, उठा के चीफ मिनिस्टर को डाल दो जेल में, उठा के सबको डाल दो जेल में। जब जेल में चला जाएगा तो 10 में से 5 आदमी सोचेगा यार ये तो होंगे ऐसे, किसी को कोई जेल भेज नहीं सकता। अदालतों पे जब सवाल उठता है तो अदालतों में भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं, कई ऐसे निर्णय आ चुके हैं कि हाई कोर्ट से लेके लोअर कोर्ट तक उंगली उठने लगी है कि ऐसे आखिरकार। देखिए, नेटवर्क, वो जज भी इसी समाज का आदमी है, उसके भी रिश्तेदार है, उसके भी सास ससुर है, उसके भी कहीं ना कहीं से आप किसी ना किसी जज को अगर आपका मुकदमा चल रहा है तो इस देश का दुर्भाग्य है कि आप कहीं ना कहीं से कोई सेटिंग के चक्कर में पड़ जाएंगे। तब तो जाहिर बात है आदमी उनके बाबू से कहीं ना कहीं से पूछता है भाई जज साहब से कैसे हमारा काम हो सकता है, हमको स्टे मिल सकता है, हमको कैसे मिल सकता है। तो वो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और वही चीज यहाँ हो रही है। चूंकि सरकार है, आप सेंट्रल में, केंद्र में, तो जब आप केंद्र में है तो जाहिर बात है वो चीजें आपको ज्यादा, आज आपको पास पावर दे दी जाए, ईडी सीबीआई सब दे दिया जाए, आपको कितना टाइम लगेगा? आप क्यों वो काम कर पाएंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको भी बीजेपी ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री चाह ले कि प्रशांत कौशिक को हर हाल में करना है बर्बाद और चारों तरफ से जमीन जायदाद से लेके चाचा मौसी ताऊ, यहाँ पे पूरा नेटवर्क चलता है। आपको भले ही बीजेपी से 36 बुराइयां हो आपके साथ, लेकिन आपको फिर बड़ाई करनी पड़ेगी। उन्हीं में वो लोग शामिल हैं जो आज की डेट में एक बीजेपी में कांग्रेस से शामिल हो चुके हैं। वो वही है जो धमका के शामिल किए गए। तो ऐसे में दिल्ली का चुनाव वास्तव में
बहुत एक क्रूशियल लेवल पे खड़ा हुआ है। और ये देखना होगा कि दिल्ली की जनता, पढ़ी लिखी जनता तो रही, लेकिन पढ़े लिखे कितने लोग हैं वहां पे? वहां पे तो 72% ऐसे लोग हैं, 72 या 73% है जो मीडियम के नीचे है, लोअर मीडियम क्लास, और अब एकदम नीचे वाले जो पर डे कमाते हैं, पर डे खाते हैं। तो जब 72% मायने रखता है 1.5 करोड़ वोटर में, अगर आप देख लीजिए तो 1.25 करोड़ वोटर तो हो ही गया करीब, राउंड अबाउट अगर हम लोग जोड़े तो 1.25 करोड़ में 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास हो गया। तो अगर 1.25 करोड़ में अगर 50% आम आदमी पार्टी का कोई भी सुविधा ले रहा है, कुछ कांग्रेसी है, कुछ अन्य दल के हैं, आरजेडी लड़ रही समय कांग्रेस से लड़ेगी, अगर नहीं लड़ती है तो वो वोट लेके आम आदमी पार्टी 50 में 10%, 15%, बीजेपी ने वोटर का खेल कर दिया मान लीजिए हर सीट पे। अभी तो 2-4 सीटें जो इनको मिली, इनका नेटवर्क इतना बड़ा थोड़ी ना है कि सब जगह जान ले। फायदा इस बात का आम आदमी पार्टी को कि चलती हुई सरकार है। कोई भी आदमी फ्री बस जो ले रहे हैं, बड़ी संख्या है फ्री बस के लेने वालों की, जिनके यहाँ बिजली 200 यूनिट तक फ्री आ रही है, वो जो अस्पतालों में जाके फ्री में इलाज करा के आ रहे हैं, वो एक संख्या अगर 72% में से मैं कहता हूँ 30% भी है, 40% भी है, और बाकी भी मेहनत करते हैं, तो देखिए आंकड़ा गिरेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी को सीटें बचाना, सरकार के मतलब उस आंकड़े तक लाना कि 36 पे आके अटके, तो 36 पे आके अटने के लिए अभी उहापोह जारी है। और बेचैनी, क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर, इसी वजह से सारी चीजें कयावत चल रही है। जाट का आरक्षण भी आ गया, अभी तक 10 साल में किसी को जाट की याद नहीं आती है, अचानक से जाट बीच में आ जाते हैं, मंदिरों से पंडितों को बुला के पार्टी ज्वाइन करा दी जाती है। ये सब चीजें चल रही है और ये आगे देखिएगा प्रसाद जी चलती रहेंगी। और आम आदमी पार्टी इस वक्त जिसे कहते हैं ना, फूक फूक के, जैसे दूध का कैसा है, दूध का जला भी छाछ को फूक के पीता है, तो वही चीजें आम आदमी पार्टी के साथ है। इतने आरोप लग चुके हैं कि उसको डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है। और जब तक अदालत का कोई आदेश नहीं आता तब तक आप क्लीन चिट आपको कोई मानता भी नहीं है। तो बीजेपी के पास सरकार है, कांग्रेस के पास जमीन है। आज जमीन यह है कि आप करके कुछ दिखा सकते हैं। आप रेस में अकेले दौड़ रहे हैं और तब भी आप फंसना है। अपोनेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ प्रत्याशियों की बात कर रहा हूं कि अगर कांग्रेस ने आपको टिकट दिया, मत आइए आप फर्स्ट, लेकिन आप सेकंड नंबर पे आके आने वाले भविष्य के लिए कांग्रेस की जमीन तो तैयार कर सकते हैं। और 10 साल की देखिए, शीला दीक्षित ने छोड़ा, शीला दीक्षित को, वो पहली मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जिसने दिल्ली को डेवलपमेंट दिखाया था। आप चाहे फ्लाईओवर, 70 फ्लाईओवर उन्होंने बनाए अपने कार्यकाल में। उन्होंने सीएनजी इंट्रोड्यूस की, उन्होंने सीएनजी इंट्रोड्यूस की, एशियन गेम्स के लिए वो एसी बसें लाई, और तब विरोधी कह रहे थे एसी बस का क्या होगा। उन्होंने बैठ के कहा कि एसी बस ये जब यहां से हटेंगी तो हमारी जनता के लिए रहेंगी। जितनी हरियाली शीला दीक्षित ने प्लांटेशन में की वो कोई नहीं। ये 3-4 काम ऐसे थे जो जिससे दिल्ली का स्वरूप ही बदल गया। हम लोग भी 2000 लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। बिल्कुल मैं वही उसी वर्ग की बात कर रहा हूं। अगर वो वर्ग जागा, और ये बता दूं, जैसे भाई 2013-14 में जो लड़का 16 साल का होगा, 18 साल का होगा, वो आज की डेट में 28 साल का होगा, उसने देखा होगा। जो 18 साल का होगा वो जाहिर बात है आज की डेट में 28 साल का होगा। जो 26, उसने देखा है, अपनी आंख से देखा, उसने यूज किया उसको। सरकार जाती है, खरीद फरोख्त जो गेम्स हुए थे उसमें सरकार उनकी चली गई। लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी जिस रौब से आई कि मैं ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो लेकिन उसने किया तो वही कुछ था। बच्चे की कसम से लेके सारी चीजों से लेके, आप ये बताइए, आप, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि जिस तरह से पकड़ी हालत में आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं, वो जो शर्ट पहनते थे, वो शर्ट हमारे यहाँ जो हम लोग क्या एक बाजार होती है, उस बाजार में शर्ट मिलती है, कोई ब्रांड नहीं होती है, अनब्रांडेड रहती है, और चक्की शर्टें पहन के वो भोला बाबा बन के पहुंच जाते थे सब जगह। लेकिन उसके बाद इनका स्वरूप कैसे बदला? वो वही लेविश चीजें उठाने लगे। वैगनार चलते थे, उस आदमी ने भी जो शायद लंदन का था या कहाँ का था, उसने वैगनार भी वापस मांग ली थी इनसे। जितने इनके साथ जुड़े वो हटते क्यों चले गए? वो महत्वाकांक्षा थी केजरीवाल की। जब आपको विजय मिलती है, आपको जब पद मिलता है, तो जाहिर बात है आपके बढ़ जाता है। आप सब आदमियों से फिर पूछता है, क्योंकि उनको डर रहता है कि हमारी कहीं कुर्सी हिला ना दे। आज उनकी कुर्सी पे कोई खतरा नहीं था, लेकिन बीजेपी ने खतरा कर दिया जेल भेज के। फिर इनको एक आदमी मिलता है, वो आतिशी है, इतिहास गवाह है, जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया उसने बगावत की है।
अब आपसी करेंगी कि नहीं करेंगी ये अलग बात हो गई, चलिए आपसी पढ़ी लिखी है, उस तरह के नेताओं में से नहीं आती हैं। हस्बैंड उनका आईएम पास आउट है, खुद भी वो यूएस से पास आउट है, तो वो भले ही ना करे, उसको एक सब बातचीत करके ही तो पद दिया गया होगा। तो ठीक है, इनके साथ नहीं होगा, लेकिन कंफर्म भी तो नहीं है, आप 100% भी तो गारंटी नहीं ले सकते। इन चीजों को लेके दिल्ली की जनता अब की बार जो निर्णय लेगी वो देखेगा, केजरीवाल के खिलाफ रहेगा। मैं ये नहीं कहता सरकार नहीं बना सकते, लेकिन लुढ़कते पड़कते सरकार अगर बनी और कहीं कांग्रेस अगर 8-10 सीट भी पा गई, तो फिर देयर इज ए बिग ड्रामा। और फिर ऑपरेशन लोटस के लिए सब बैठे हैं। जब प्रवेश वर्मा क्या कहते हैं, चुनाव से पहले अपने पापा का नाम लेके और पैसा बांट सकते हैं खुलेआम, तो उसके बाद क्या होगा ना। ईडी आई, अभी यही आम आदमी पार्टी या कांग्रेस बांट दी होती पैसा, आप बांट दीजिए, अगले चुनाव में आप बांट दीजिए कि हम पैसा बांट रहे, 2 बीघा जमीन बेचिए और बांटने लगी, आप तुरंत उठा पुलिस ले जाएगी, ईडी आ जाएगी, सीबीआई सब आ जाएगा आपके घर पे। ये तो आम आदमी की बात कर रहा हूं, कितना पैसा कहां से आया उसका सोर्स तो बताइए। यहां तो सोर्स भी नहीं पूछा गया, यहां तो पुलिस खुद बैरिकेडिंग लगा के उसको बंटवा रही थी पैसा, ये हम तो ये कहेंगे। पूरी नेशनल मीडिया, अगर दिल्ली में ये हाल हो रहा है तो सोचिए बिहार, झारखंड और सार्वजनिक रूप से काम हो रहा था, कोई छुपा हुआ तो था ही नहीं, कोई तो था ही नहीं। एग्जैक्टली, और यही काम बन हो रहा है जब आप प्रशांत जी ये बताइए कितना दुर्भाग्यपूर्ण और कितना हैरान करने वाला है कि जब दिल्ली जैसी, जहां सारी एम्बेसीज हैं, पूरी दुनिया की बीबीसी सारे चैनल्स हैं, वो और सारे इंडिया के चैनल है, जो बड़े चैनल है, छोटे चैनल है, वो सब दरवाजे पे खड़े और पैसा बट रहा है। तो सोचिए झारखंड हरियाणा के पराने के नीचे अंदर जो आप घुस जाइए अंदर, वहां गांव में क्या होता होगा, वहां कोई देखने वाला है? महाराष्ट्र में एक गांव ने कहा कि हमने तो कांग्रेस को वोट दिया था, बीजेपी को वोट इतना कैसे मिल गया, हम मॉक कराएंगे। उसमें क्या हुआ, तत्काल प्रभाव से पुलिस फोर्स लगाएगी, काम खत्म, पैसा हजम, कोई उसका बोल ही ना पाए। तो ये चीजें देखिए, पॉलिटिक्स है, देखिए प्यार और जंग में सब जायज होता है, मोहब्बत में भी सब 4 खून माफ होता है। तो बीजेपी की सरकार है, ये लोग भी बट ऑब्वियस है कि आप आए हैं सत्ता में किस लिए, सत्ता में रहेंगे नहीं तो आपको पूछेगा कौन। इसीलिए बीजेपी की जो फर्स्ट लाइन थी वो खत्म हो गई जी। कब्जाने की लड़ाई है सीधी सीधी, इसमें कोई सिद्धांत, कोई Exactly. मामला ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिद्धांत, कुछ नहीं, कोई सारे सिद्धांत आम आदमी के लिए हैं। आपकी जेब में कितना माल है वो दिखाना चाहिए आपको, पार्टी के पास कितना माल है वो किसी से बिल्कुल नहीं, किसी को बताना चाहिए। तो ये मतलब सिद्धांत केवल आम जनता के लिए है। राजनीतिक तक अपने हिसाब से अपनी जो कार्यशैली है उसको संचालित करते हैं, उसको परिभाषित भी अपने हिसाब से करते हैं वो। अच्छा, कांग्रेस जिस मुस्तैदी से चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है, बड़े बड़े चेहरे उन्होंने इस बार दिल्ली विधानसभा में उत्पन्न उतार दिए हैं। तो कांग्रेस का जो जनाधार था पुराना, जैसे आपने भी जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल जब वो आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन, रामदेव का आंदोलन, तो उसके बाद में जनाधार सीधा आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया, क्योंकि बड़े बड़े कपड़े दिखाए गए थे, बड़ी बड़ी बातें की गई थी सिद्धांतवादी आदर्शों की। तो आम आदमी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हुआ और पूरा जनाधार वहाँ शिफ्ट हो गया। ऐसे में अगर पिछले कुछ विधानसभा की बात करें दिल्ली की, 2014 के पश्चात कांग्रेस ने उतनी मजबूती चुनाव नहीं लड़ा, ऐसा स्पष्ट भी होता है। लेकिन इस बार तो उन्होंने पूरा दमखम दिल्ली विधानसभा के अंदर लगा दिया है। तो क्या कांग्रेस भी समझ गई है कि खोया जनाधार अगर आपको पाना है, अपनी जमीन दोबारा मजबूत करनी है, तो आपको रीजनल पार्टी की जो एक सेक्रीफाइस करने की जो आपकी पॉलिसी थी विभिन्न राज्यों में, उसको छोड़ना पड़ेगा और चाहे अकेला चलो की राजनीति को आपको अपनाना पड़ेगा, तभी आप बीजेपी के सामने मुस्तैदी से सेंट्रल पॉलिटिक्स के अंदर अपने को मजबूती से खड़ा कर पाएंगे। क्योंकि दिल्ली में आज भी माना जाता है कांग्रेस के पास एक बड़ा जनाधार है, उनके पास अभी वर्करों की, कार्यकर्ताओं की टीम बहुत बड़ी उनके पास आज भी है दिल्ली के अंदर। और जैसा आपने जिक्र किया कि शीला दीक्षित के काम को लोग आज भी याद करते हैं, तो वैसे में संदीप दीक्षित का भी उतरना कहीं ना कहीं वो भावनात्मक रूप से उस जनाधार को जोड़ने की कवायद है कांग्रेस को, क्या लगता है आपको? देखिए प्रशांत जी, कवायद क्या कर रही है, देखिए जब तक आप जमीन पे नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं कह सकता। आपका प्लान आज नहीं, आज तो बहुत लेट हो गया। इतना लेट करने की कांग्रेस को जरूरत का पहला सवाल तो ये उठता है। दूसरा, कांग्रेसी जिनसे हमारी दिल्ली में जो बात होती है, जो वहां के सीनियर लीडर्स हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब हम लोगों ने बाकायदा डोर टू डोर अभियान चलाया, हमारे पास तेलंगाना और जो इनके हिमाचल की काफी टीमें आई, बाहर से सपोर्ट मिला उनको, और उन्होंने घर घर जाके कांग्रेस की नीतियों के बारे में लोगों को समझाया। लेकिन आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी का वोट है किसका? क्या बीजेपी तो तब से वही पड़ी चली आ रही है, उसको 32, 34, 35, 40% तक मिल जाता है, 35% तक। तो ये वोट आम आदमी पार्टी को जो दे रहा है वो कांग्रेस का ही तो वोट था, वो कांग्रेस का वोट था। कांग्रेस, अगर आप कांग्रेस को ही अपने साथ लेंगे जैसे बीजेपी थी,
बीजेपी के पास जब एक सांसद, दो सांसद हुआ करता था, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपनी जगह बनाई और पार्टियों के साथ, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ इन्होंने टाई अप किया, गठबंधन करके आए। आज स्थिति क्या है? आज सुपड़ा साहब में सबसे बड़ी पार्टियां अगर कोई है, चाहे बिहार को आप देखिए, चाहे महाराष्ट्र को आप देखिए, आप कहीं पे चले जाइए, अगर आप बीजेपी का इतिहास खंगालेंगे तो वही चीजें होंगी जो मैं बोलना चाह रहा हूं कि आप कुछ नहीं थे, आपने पहले गेट घंटी बजाई, अगले ने दरवाजा खोला, आप अंदर आ गए, आप खड़े होकर बात कर रहे थे, फिर आप बैठ गए, बैठने के बाद आप ड्राइंग रूम में आ गए, ड्राइंग रूम के आने के बाद आपने कहा चलो बेडरूम में चल के लेट जाते हैं, अब आपने घर पे कब्जा कर लिया। तो राज्यों में स्थिति, और मैं कहता हूं देखिए, बीजेपी अगर ऐसा कर रही है तो बट ऑफिस है, उसका ये एक टारगेट था। बिना आप इतनी जो कवायद कर रहे हैं, जो इतना जो आदमी ये हरकत कर रहा है, उसकी काबिलियत कुछ तो होगी, तो जो उसके विरोधी है उसको सीखना तो चाहिए कि वो 24/7 अगर चुनावी मोड में रहते तो हम क्यों नहीं रह सकते। कांग्रेसियों को तो ये सोचना चाहिए था कि आप बैठ के आम आदमी पार्टी के सबको बैठाते हो, सबको साथ लेके, सबको उनके हिसाब से सीटें बांटते, आप सबसे ऊपर रहते, अपर हैंड में रहते, लेकिन आपने वो नहीं किया। और जब आपने नहीं किया तो जाहिर बात है उसको आपको ये दिन तो देखना ही पड़ेगा। हाँ, ये अच्छा है कि अलग होने के बाद अगर कांग्रेस अच्छा करती है तो लोकसभा को भूल के कांग्रेस की स्थिति फिर एक बार फिर इस गठबंधन में महत्वपूर्ण होगी। और पहले भी कई सवाल उठे रहे, कल कई उसमें बैठे थे हम डिस्कशन में, तो यही बात हो रही थी कि क्या गठबंधन टूट जाएगा। नेता कुछ भी बोले, अभी देखिए चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर बिहार में लग जाएंगे, बिहार खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद नया कोई आएगा, और जब संसद चलेगी और जब मोदी और मोदी की टीम हमलावर होगी, तब तब तो सबको एक छाते के नीचे आना पड़ेगा, वो है राहुल गांधी का एलओपी का छाता। क्योंकि राहुल गांधी पहले भी आरोप सबका डिफेंड करते थे और आगे भी डिफेंड करेंगे कि राहुल गांधी उस टाइप का आदमी नहीं है जो 1 to 1 किसी को पर्सनली कुछ भी एब्यूज करे। उसके मुंह से ये कभी नहीं निकलेगा कि वो एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करे। जबकि इतनी बड़ी बड़ी बात बोलने वाले नेताओं को आप टिकट दे देते हैं, चाहे उदूरी का पूरी दुनिया ने देखा, आपने काट दिया टिकट, अब क्या कर रहे हैं आप? आपने उसको माफ कर दिया, नूपुर शर्मा को आपने निकाला, अगर टिकट मिल जाता है तब क्या करेंगे आप? तो कोई जवाब दे नहीं। आज की डेट में अगर कोई भी पार्टी हो, खासकर मैं बीजेपी की बात करूंगा, तो कितना गंदा आप मुसलमानों के लिए बोल सकते हैं, कितना विरोधियों को आप बेइज्जत कर सकते हैं। आप ये करिए, आपके नंबर आज नहीं कल बढ़ने तक है। अभी एक कानपुर की विधायक है, जो उसकी अंसारी की वाइफ, क्या नाम है उसका, कानपुर सीता मऊ से जो विधायक अभी हुई है, नसीम, हाँ, जो विधायक जेल में, उससे बीजेपी का एक नेता है, इरफान सोलंकी की वाइफ, राइट, इरफान सोलंकी की वाइफ का एक वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है। उसमें बीजेपी का नेता किस बदतमीजी से बात कर रहा है एक महिला विधायक से, और मामला क्या है, अलाव। उसने कहा तुम्हारे अलाव लगा दे। वो तुम्हारे अलाव का क्या समझ रहा है कि तुम्हारे यहाँ माने तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे घर के आसपास, तुम्हारे कहीं पे भी। उसकी इरफान सोलंकी की वाइफ ये बोलना चाह रही है, और बीजेपी का विधायक कह रहा है कि तुम, कार्यकर्ता कह रहा है, वो कह रहा है कि तुम मेरी चिता जलाओगी। देखिए किस चीज को कहां पे मोल्ड करके अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, ये शुरू हो गया। तो अभी तो दिल्ली का चुनाव अभी बहुत, अभी बार कितने, आज हम लोग 10 तारीख में बैठे हैं और अभी 20-22 दिन है, 22 दिन बाद सारा सब बंद होगा, लेकिन 22 दिन में कांग्रेस को फिर सड़क पे ही रहना पड़ेगा अगर उनको अचीवमेंट चाहिए तो। घर जाके सोने वाला अगर स्थिति होगी, मुझे तो लगता है कि इन लोगों को जाके घर के कार्यकर्ताओं के मोहल्ले में सबके घर में सो जाना चाहिए। आज हम इसके घर में रुकेंगे, आज हम उसके घर में रुकेंगे, इनको घर जाना ही नहीं चाहिए। इस तरह से अगर रणनीति पे चलते हैं तो शायद कांग्रेस कुछ करे, अदरवाइज फिर लड़ाई उन दोनों के बीच में हो जाएगी। हाँ, बीजेपी कांग्रेस का वही रहेगा कि अगर वोट कठुआ बनी तो सबसे ज्यादा अगर नुकसान करेगी तो आम आदमी पार्टी को करेगी, और तब केजरीवाल, आज जैसे हम लोग हरियाणा की चर्चा करते हैं, तब केजरीवाल बैठ के दिल्ली की चर्चा करेंगे और हम आप भी करेंगे। जी बताइए। लेकिन बात ये कि अगर बात करें तीनों पार्टियों में बात करें, बीजेपी और कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी भी लगातार अपनी जो इनकी इमेज डाउन हुई है, छवि धुमिल हुई है, उसको लेकर संघर्ष कर रही है। और वहीं दिल्ली में बीजेपी के सामने मुख्यमंत्री का चेहरा तलाशने की बड़ी एक मुश्किल उनके सामने खड़ी हो गई है। अगर हम देखें जो 2 मुख्य सीटें आतिशी की और अरविंद केजरीवाल की, जो दोनों ने उम्मीदवार वहां उतारे हैं, परवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी, दोनों ही विवादों में फंस गए हैं, चाहे वो कैश बांटने में हो या अभद्र भाषा का उपयोग करने में हो। तो दोनों ही बड़े नेता उनके, जो मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री और निवर्तमान मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे।
तो ऐसे में बीजेपी के सामने भी चेहरा किसे रखे हुए, किसे पेश करें, वो भी लड़ाइयों के सामने है। देखिए चीज देखिए, जितनी इनकी छवि बिगड़ी है, वो छवि क्यों बिगड़ी है? ऐसे शराब नीति लाने की जरूरत क्या थी? जब आप जब आप एक सिद्धांत पे चल रहे हैं, आपने पचासों कांग्रेस की कमियां गिना के आपको दिल्ली के लोगों ने चुना था ऑप्शन के रूप में कि आपसे बेहतर कोई नहीं, और पूरी देश में एक हवा हो गई थी भाई कि इससे बड़ा ईमानदार अपनी आईआरएस की नौकरी छोड़ के आया है, ऐसा आदमी तो ढूंढे मिलेगा नहीं। तब उसके बाद आप ऐसे कर्म करते हैं कि आपको जेल तक जाना पड़ता है। अगर ये विवाद हुआ ही ना होता तो क्या जेल जाते हैं? किसकी हिम्मत थी? आपको क्या जरूरत थी इतने घर में पैसा लगाने की? आप नॉर्मल नहीं रह सकते? हम कहते हैं बाहर का सारा चीज सब झूठी, सब मैं स्विमिंग पूल को भी झूठा मानता हूं। लेकिन आपने जो ये 8 करोड़ का बढ़ा के आपने एस्टिमेट 32 करोड़ कर दिया, इसकी जरूरत क्या थी? आप नॉर्मल रहते। वैसे तो आप जनता के लिए सड़क पे रात में सो जाते हैं, संसद के सामने सो जाते हैं, कभी कहीं सो जाते हैं, तो आप क्या आप उस लाइफ को नहीं जी पाएंगे दोबारा? तो ये मैसेज जो जाता है बड़ा गलत मैसेज गया, वास्तव में गलत मैसेज गया, और इससे इनके वोट बढ़े नहीं है, कम हुए। देखिए कोई भी 100% तो सरकार कोई काम नहीं कर पाती, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कुछ हो, चाहे वो कांग्रेस हो। 100% आप जितना भी मैनिफेस्टो में लिखते नहीं कर पाते। आपके पास कई वजह होती है। दिल्ली में तो सबसे बड़ी वजह राज्यपाल है, आपके पास पूरा शासन कोई नहीं है। आप कुछ भी अगर अमेंडमेंट करते हैं तो आपको दिल्ली में सीधे राज्यपाल के पास भेजना पड़ता है, तभी वहां से अप्रूव होता है। तो जब आप जान रहे इतनी इतने आपके पास क्रॉस चेक है, आपके पीछे लगे हैं, आप सरकार कैसे बना के चला रहे हैं, लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो आप फिर क्या करें? आपको तो और ईमानदारी से करना चाहिए था, अपने सारे विधायकों को समझाना चाहिए था। जिस तरह से आप जिस नीतियों के आए थे, जो आपने पुराने भाषणों को अपने ही सुन लेते, पहला काम आपने कांग्रेस से सरकार बनाने की ऐसी क्या जल्दी थी कि आपने कांग्रेस के साथ, आपने अगर इतनी बुरी थी कांग्रेस तो कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, ठीक है वो नहीं चली, फिर आप चुनाव में आए। तो क्या मतलब रहता है इन सब चीजों का? तो आदमी यानी अपनी जबान से पलट रहा है। मोदी जी के बारे में कहा जाता है 15 लाख रुपए मिल गया क्या? 2 करोड़ नौकरियां मिल गई क्या? भाई चीजें सब ये सब देखिए चुनावी वो रहता है, लेकिन नेताओं में वही है ना कि अब विश्वास खत्म हो गया सबके ऊपर। तो चाहे कांग्रेस, मजे की बात यह कि देखिए कांग्रेस सत्ता में है नहीं, ना केंद्र में ना दिल्ली में। दिल्ली का आदमी के पास ऑप्शन क्या है? वो केंद्र की सरकार तो अपने आंख के सामने देख रहा है, दिल्ली की सरकार अपने आंख के सामने देख रहा है, तो ऑप्शन में फिर कौन बचता है? यही एक इनके पास प्लस पॉइंट है कि हम अभी सत्ता में नहीं है, और जब हम सत्ता में थे तो हमने काम किया है, फ्लाईओवर बनवाए, सब कुछ बनवाए, सारी चीजें, और ये काम गिनाना चाहिए, ये काम गिनाना चाहिए। अगर नहीं गिना रहे तो ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, और ये गलती इनको बात जी। अच्छा, जैसा आपने कहा कांग्रेस को काम गिनाने के लिए, तो कांग्रेस के साथ तो प्लस पॉइंट यही है कि उसके पास जवाबदेही तो इस समय वर्तमान में कुछ नहीं है। वह तो अपनी काम गिना सकती है लोगों के सामने कि हमने ये दिल्ली को लेकर उपलब्धियां हमने प्राप्त की थी अपने अपने शासन में। और साथ ही अगर हम बात करें कांग्रेस के दृष्टिकोण से, तो जो राहुल गांधी ने जो छवि, राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ है, बदली है, लोग उनसे जुड़े हुए हैं। और साथ ही जो एक संविधान को लेकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जिस तरह से आक्रामक रूप से कांग्रेस ने अपना रुख अख्तियार किया है, क्या वह भी दिल्ली की राजनीति में बड़ा एक रोल प्ले करने जा रहा है? क्योंकि जिस तरह जय बापू, जय भीम, जय संविधान का जो नारा दिया है कांग्रेस ने अपने सीडब्ल्यूसी के अंदर भी, तो वह बहुत ही प्रमुखता इस समय राजनीति में लिए हुए है। तो क्या उसका दिल्ली की राजनीति में प्रभाव दिखाई देता है? बिल्कुल देखिए, आखिर हुआ क्या था? संविधान पे जब खतरा आया था तो क्या हुआ? बीजेपी की क्या दुर्गति हुई? 240 पे आके चिपट गए। और इनका क्या हुआ? इनको गेन हुआ, ये डबल हो गए। तो ठीक है, आप अगर पूरे लोकसभा के चुनाव को उठा के देखिए तो कई जगह ऐसी रही जहां 1-to-1 फाइट है, बड़े कम मार्जिन से भी लोग हारे और जीते हैं। यूपी की बात करें चाहे पूरे देश की बात करें, अगर यही 20-25 सीटें और आ गई होती तो क्या सरकार बन पाती? तब तो मामला बिल्कुल एकदम गड़बड़ हो जाता, और इन्हीं के साथ के लोग तब कांग्रेस के खेमे में खड़े होते हैं, जो गठबंधन है। तो गठबंधन की राजनीति हमेशा देखिए दो नाव पे पैर रखने वाली होती है कि आज आप इस नाव पे है, ये नाव डूब रही है, तो आप कटाक से दूसरे पे कूद जाएंगे। तो वो चीजें हैं। और राहुल गांधी जिस तरह से एक उन्होंने अपनी छवि बदली है, देखिए आप एक नेता हैं, एक पार्टी के आप सांसद हैं, और आप एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन। भारत का बहुत बड़ी एक कुर्सी होती है, उसके पास जिम्मेदारी होती है, और इस जिम्मेदारी को निभाने में अभी तक तो राहुल गांधी सफल हुए, मैं अब असफल नहीं मानता भाई। ठीक है, मोदी अपना काम कर रहे हैं, वो बट ऑब्वियस है कि कांग्रेस को नेस्ता नाबूद करके उनके आदमी को तोड़ेंगे, ये एक राजनीति है।
ठीक है, वो कैसे तोड़ रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, ये एक अलग विषय है, वो बहस का अलग विषय है। ईडी सीबीआई वो एक, लेकिन अगर आपको अपना, हर पार्टी सत्ता के लिए ही तो आई है। अगर आप सत्ता में नहीं लेंगे कुछ दिन में खत्म हो जाएंगे आप। जैसे कांग्रेस एक टाइम में थी, आरोप लगते गए, वो प्रूफ ही नहीं कर पाए। तो आपको भी हमलावर होना पड़ेगा, जो कांग्रेस नहीं होती, जल्दी नहीं होती। तो ऐसे में आप, आज भी नहीं होगी, लेकिन आप अपने काम गिनाएंगे। और शीला दीक्षित के कामों को जब दिल्ली की जनता आज भी चर्चा में रहता है, आप बड़े चैनलों में देखिए, जब उनके रिपोर्टर जनता के बीच में जा रहे हैं तो लोग बोलते हैं, उन लोगों के पास जाइए, उनके आसपास के लोगों को समझाइए, ये कांग्रेस का, बीजेपी नो डाउट, बीजेपी बढ़िया खेल रही है। और 1-2-1 जैसे वो सचिन तेंदुलकर और सहवाग आते ही छक्का मारने लगते थे, इन्होंने सबसे पहले प्रवेश वर्मा को भेजा, नोट बांटने में छक्का मारा, फिर उन्होंने विदुरी को भेजा। आप संसद में जब बोलते हैं तो आपका पता ही नहीं चलता कार्रवाई क्या हुई, और आपको नोटिस दी जाती है, नोटिस दे के 1-2-1 बंद कमरे में बोले तो आप संसद में थे, और उसके बाद वापस आ जाते हैं आप इसमें करने, कमरे के अंदर आप माफी मांग लेते हैं। और यहाँ पे आप सुबह बोलते हैं महिला को लेके, चाहे आप जी हो चाहे कोई हो, और प्रियंका गांधी हो, तो आप शाम को आपको माफी सार्वजनिक रूप से मांगनी पड़ती है। इन्होंने ट्विटर पे माफी मांगी, ट्विटर पे माफी मांगी, तो माफी मांग के लोगों ने समझा ना कि इस आदमी को गलत हुआ। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। और इन चीजों को लेके जनता और महिलाओं में अगर आक्रोश बरकरार रखता है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के ही लोग गए थे, उनके गेट पे तो पोत के आए थे महिला विरोधी, तो अगर वो इन चीजों को, विषय को उठा के और शीला दीक्षित का एड ऑन करती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को पहले से बेहतर परफॉर्म, मैं कहता हूं एक सीट ना जीते, लेकिन अगर अपना जनाधार 18, 20, 25 पे रख पाती है, तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, उनका एक बेस तैयार होगा, और ये चीजें कांग्रेस के लिए बेहतर रहेगी। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की संभावनाएं और किस तरह से चुनाव लड़ती है वह उस पर ही अपना उसका पता चलता है कि, और परिणाम दिल्ली की काफ़ी सारी देश की राजनीति की दिशा तय करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं, और आपने जिस तरह से पूरे विषय को परिभाषित किया, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। और मैं आपके बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।